हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी एंड टुडे विल डिस्कस क्रोमोसोम। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोम के, यानी पिछले जो हमारा रीट का पोर्शन जहाँ चल रहा था 39 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाला 40 पार्ट है, यानी 40वां भाग है। गुणसूत्र के अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो हम साइंस वाले हैं हमारे बायो का पोर्शन बहुत कम आता है। तो एक बात समझ लीजिए, पोर्शन भले कम आता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो सिर्फ सिलेक्शन से मीनिंग है। तो यहाँ पर आपके लिए हर एक मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि आपको सारी तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मालूम है आजकल एक नया चलन चल चुका है कि निम्न वाक्यों में से कितने वाक्य सत्य हैं। तो आपके सामने मान लो 10 वाक्य रख दिए और नीचे ऑप्शन में दे देंगे 3, 4, 5, 6। अब आपको एक बात मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके के इसलिए पुटअप किए जाते हैं कि जब उन्हें ज़्यादा टॉपिक हो और क्वेश्चंस कम देने हो तो इनके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर मान लो इन्होंने दे दिया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 टॉपिक के अंदर से एक एक लाइन उठा के ले आएंगे। अब देखो चारों टॉपिक भी कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन भी एक कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस या स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं गुणसूत्र की। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग केंद्रक, केंद्रिका, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ तक हमारे लिए सफिशिएंट था रीट के अंदर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं, उन केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनकी कैसी आकृति, उनके आकार, उनकी खोज, उनकी सारे डिस्कस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम गुणसूत्र की संरचना के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रीट के अंदर क्लास 10 तक का ही आता है, तो वहाँ पर गुणसूत्र की संरचना आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो आपकी गाइड बुकें आती हैं उनके अंदर आपको गुणसूत्र की संरचना के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से दे दिया है। वो अपने 11th NCERT और 12th NCERT जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनको हम लोग पढ़ाते हैं। बट रीट के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं गुणसूत्र की संरचना को डिस्कस कर लूँगा। अब हम लोग जैसे बात करते हैं कि एक कोशिका के अंदर 2 प्रावस्थाएँ देखी जाती हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है, अगर किसी सेल के अंदर डिवीज़न नहीं हो रहा है, यानी कि वो विभाजन नहीं कर रही है, तो रियली में वो आपको इस तरीके की दिखाई देगी, जिसे हमने नाम दिया है अंतरावस्था, इंटरफेज सेल स्टेप। यानी कि ये कोशिका चक्र की वो अवस्था है जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो ये केंद्र की झिल्ली है, जो ब्लू कलर की मैंने यहाँ बनाई है, ये वाली झिल्ली, ये अपने केंद्र की झिल्ली। तो आपको केंद्र की चित्र के बारे में, यानी केंद्र के डायग्राम के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए केंद्र की झिल्ली है, यहाँ पर जो आपको ये धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी धागे नुमा संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ध्यान देना, अभी तक हम लोग गुणसूत्र पे नहीं आए, अभी तक हम लोग क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। एक धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है और ये जो धागे की संरचना है वो किसकी बनी हुई रियली में, तो मैं कहूँगा कि ये धागे की जो संरचना है वो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी है। और न्यूक्लियोप्रोटीन यानी तंतुओं का एक जाल बनाएगी इसके अंदर, और इसी जाल को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन का जाल। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये वास्तव में रियली में क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क, कई साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग नाम दिया है, किसी ने क्रोमोटिन भी कहा है, बट हम इसे कह रहे हैं क्रोमेटिन जाल यानी क्रोमेटिन नेटवर्क। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अंतरावस्था केंद्रक में, यानी कि अंतरावस्था के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है। यानी कि यहाँ पर जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है तो उसके केंद्रक के अंदर ढीली ढाली, यानी कि ढीले ढाले धागे की नुमा हमें संरचना दिखाई देगी तंतुओं की, प्रोटीन के तंतुओं की, जो किसके बने हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के। और उन न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुओं के जाल को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन जाल कहते हैं, यानी जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि सर गुणसूत्र फिर कब आएंगे, तो ध्यान देना, जब इसी कोशिका के अंदर विभाजन की प्रावस्था प्रारंभ होगी, तो जब आगे हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान देना है कि ये कोशिका वो है जिसमें विभाजन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही इसमें विभाजन प्रारंभ होगा तो हमें ध्यान है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो
स्टेप होते हैं सेल डिवीज़न के, उसके अंदर हम लोग इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे पास में दोनों हैं, इनका हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो एक तो है हमारे पास मेटाफेज, और ये जो डायग्राम है ये एनाफेज का है। क्लियर है? यहाँ पर एनाफेज के अंदर गुणसूत्र कहाँ जाएंगे, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ये बात करते हैं कि कोशिका चक्र की एक तो अंतरावस्था, जिसके अंदर क्रोमेटिन तंतुओं का जाल होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन। अब ध्यान देंगे कि क्रोमेटिन जो शब्द है वो रियली में किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग द्वारा दिया गया। क्लियर है? दूसरी बात, तो ये क्रोमोसोम कब बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इस कोशिका के केंद्रक में विभाजन की प्रावस्था प्रारंभ होगी, तो यानी कि विभाजन की प्रावस्थाएं वैसे 4 होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो 2 विभाजन की प्रावस्थाएं बनाई हैं वो हम लोग इसलिए बनाई है कि यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन स्पष्ट किया जा सकता है, और इस स्टेप में गुणसूत्र की आकृति का जो अध्ययन है वो अच्छे से किया जाता है, इसलिए मैंने ये दोनों डायग्राम बताए हैं आपको। फिलहाल ध्यान देना है, विभाजन की अवस्थाएं 4 होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उन चारों में से 2 फेज हमने यहाँ बना ली है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान देना कि जब विभाजन प्रावस्था प्रारंभ होगी तो पहले कोशिका में कौन सी अवस्था होती है, अंतरावस्था। अंतरावस्था के बाद में उसमें कौन सी प्रावस्था आती है, विभाजन प्रावस्था। और यही विभाजन प्रावस्था के अंदर जो क्रोमेटिन तंतुओं के जो जाल हैं वो संघनित होकर के, यानी कि पास पास में आकर के क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यही क्या है, गुणसूत्र हैं, जो ब्लैक कलर के हम लोग ने बनाए हैं। और जो इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। अब देखो, यही क्रोमेटिन के जो जाल थे, नेटवर्क, उन्होंने क्या बना लिए हैं, गुणसूत्र बना लिए हैं, यानी कि ये संघनित हो चुके हैं। तो यानी कि मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि जो गुणसूत्र हैं, ये क्रोमोसोम जो शब्द है, क्रोमोसोम को हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र, और क्रोमोसोम तो जो शब्द था वो दिया था वॉल्डेयर ने। किसने दिया था, वॉल्डेयर ने। तो वॉल्डेयर द्वारा क्रोमोसोम शब्द दिया गया, द्वारा दिया गया। अब एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर रियली में क्रोमोसोम शब्द वॉल्डेयर ने दिया, जब क्रोमेटिन शब्द किसने दिया, फ्लेमिंग ने। अब इसका मतलब ये तो हो गया कि आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया कि गुणसूत्र की खोज किसने की, तो अगर आपने दोनों में से किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखा तो भी गलत होगा। तो ध्यान देंगे, गुणसूत्र की खोज का जो श्रेय है, गुणसूत्रों की, यहाँ लिखा है, गुणसूत्र की खोज जो है वो रियली में किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो आपको पता चलेगा कि रियली में स्ट्रॉसबर्गर ने संरचना का अध्ययन किया था, गुणसूत्र की खोज उन्होंने नहीं की थी। गुणसूत्र की खोज की थी हॉफमिस्टर और कार्ल नेगेली, ये 2 वैज्ञानिक थे, हॉफमिस्टर और कार्ल नेगेली। इन्होंने जो ट्रेडेस्केंसिया पादप होता है, ट्रेडेस्केंसिया पादप, इसकी जो पराग मात्र कोशिका होती है, इसी पराग मात्र कोशिका में उन्होंने गुणसूत्र को देखा था, यानी गुणसूत्र को ऑब्जर्व किया। इन्होंने सिर्फ देखा था, यहीं तक इनकी कमी रह गई। लेकिन बाद में स्ट्रॉसबर्गर ने उसी गुणसूत्र की संरचना का क्या कर दिया, अध्ययन। तो इसीलिए गुणसूत्रों की इस खोज का जो श्रेय है वो आज किसे दिया जाता है, स्ट्रॉसबर्गर को। लेकिन ध्यान देना, अगर पूछा कि सबसे पहले प्रेक्षण ऑब्जर्व किसने किया, तो आंसर जाता है हॉफमिस्टर एंड कार्ल नेगेली, जिन्होंने ट्रेडेस्केंसिया पादप की पराग मात्र कोशिका के अंदर सबसे पहले गुणसूत्रों को क्या है, देखा था, यानी प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व किया था। अब एक बात तो समझ में आ रही है हम लोगों को यहाँ पर कि जब स्ट्रॉसबर्गर ने खोज की, तो देखो यही क्रोमेटिन के जाल आगे क्या बन रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिन का ही संघनित रूप है। समझेंगे इस लाइन को कि जो गुणसूत्र हैं वो रियली में किससे बने, इन्हीं क्रोमेटिन के जाल से बने। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र वो क्रोमेटिन जाल का संघनित रूप है, संघनित रूप है। संघनित रूप का मतलब कह सकते हैं कंडेंसेशन फॉर्म, उसी का छोटा रूप। तो गुणसूत्र इन्हीं क्रोमेटिन जाल का क्या है, संघनित रूप माना जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करते हैं कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि जब कोशिका
अंतरावस्था में होगी यानी उसमें विभाजन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का जाल होता है जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं, ये अंतरावस्था में वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन जब उस कोशिका में विभाजन प्रारंभ होगा तो यही न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का जो क्रोमेटिन का जाल है ये क्या होंगे, संघनित होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो हम सिंपल सा यहाँ कह सकते हैं कि गुणसूत्र का निर्माण जो है वो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के संघनित होने से होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्रोमेटिन के संघनित होने से होता है। अब क्रोमेटिन का मतलब तो हमें पता चल गया है, क्रोमेटिन का मतलब है न्यूक्लियन प्रोटीन तंतुओं का जाल जो कि अंतरावस्था में हमें दिखाई दे रहा है। तो क्रोमेटिन के संघनित होने से, क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने कहा है कि अंतरावस्था के अंदर ही ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं का हमें क्या दिखाई देता है, जाल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब संघनित होने लगते हैं तो संघनित होने से किसका निर्माण होता है, हमने कहा है कि संघनित होने से किसका निर्माण होगा, क्रोमोसोम, गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के संघटक के, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर परसेंटेज भी आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछते नहीं परसेंटेज। बट गुणसूत्र संघटक आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र किन किन चीज़ों से मिलकर के बने हैं। तो ध्यान देंगे कि गुणसूत्र के संघटक की अगर हम लोग बात करें तो एक तो इसके अंदर RNA प्रेजेंट होगा, दूसरा इसके अंदर DNA जो कि 40% होता है, और RNA जो है वो 1 से 5% होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिस्टोन प्रोटीन और अपने नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो रियली में होती है क्षारीय, और जो अपनी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो होती है अम्लीय। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर के हमारे गुणसूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मात्रा में खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। तो कुछ मात्रा यानी कि नहीं के बराबर कह सकते हैं खनिज लवण की, क्योंकि आपको ध्यान हो तो देखो RNA हो गया 1 से 5%, DNA और ये हो गया 40%। दोनों जो प्रोटीन है वो लगभग 58% के आसपास होगी, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और अलावा दूसरी प्रोटीन मिला करके। तो अब बचा कचा जो है 1-2% यानी कि लगभग 1% के आसपास, तो वो होगा खनिज लवण। और खनिज लवण जो है यहाँ पर एक तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं आकार की। तो गुणसूत्रों का जो आकार है वो लगभग 0.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक देखे जाते हैं। माइक्रो का मतलब आप समझते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। और दूसरी बात, अगर आकार की बात करें तो गुणसूत्रों का जो आकार है वो पादपों में बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में गुणसूत्रों का आकार क्या होता है, छोटा। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपको मालूम है कि पादप बड़े बड़े होते हैं, पेड़ पौधे, और जंतु क्या होते हैं, छोटे। पेड़ पौधों से बड़ा तो कोई जंतु होता नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पादपों में गुणसूत्रों का आकार होता है बड़ा और जंतुओं में गुणसूत्रों का आकार क्या होता है, छोटा। अगर हम लोग बात करें संख्या की, तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो रियली में जंतुओं में ज़्यादा होती है और पादपों में क्या होती है, कम। अब उल्टा है, देखो आकार की बात करें गुणसूत्रों की तो पादपों में बड़ा है, जंतुओं में छोटा। अगर लेकिन संख्या की बात करें तो जंतुओं में ज़्यादा होगी और पादपों में क्या होगी, कम होगी। अगर हम बात करें आकृति की तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनाफेज। तो यहाँ पर जो ये मैंने स्टेज बनाई है वो है एनाफेज। अब इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पर आपको ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है गोल गोल जो मैं ये बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। कि जो ये क्रोमेटिन के जाल है, इन क्रोमेटिन के जाल से क्या बना, गुणसूत्र, इनके संघनित होने से। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर हम लोग ये कह पाते हैं कि गुणसूत्र का आकार कैसा होगा। तो यहाँ पर गुणसूत्र की आकृति, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये क्रोमेटिन का तंतु है और एक क्रोमेटिन का तंतु मेरे पास में ये भी है। अब मान लो इन दोनों को जो जोड़ रखा है, दोनों तंतुओं को, वो है एक बीच में प्रोटीन यानी कि काइनेटोकोर, यानी जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं।
क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर ही जो प्रोटीन डिस्क होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो क्रोमेटिन का एक जाल ये रहा और एक क्रोमेटिन का जाल ये रहा मेरे पास में। दोनों जाल को जो एक बीच में जोड़ के रख रहा है उसे बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। अगर यही सेंट्रोमियर नीचे आ जाए तो देखो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। अब देखो, और ये क्रोमेटिन का जाल जो नीचे वाला है वो छोटा हो जाएगा। तो यानी कि इसी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्रों को है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे गुणसूत्र की संरचना को। फिलहाल तो हमें यह ध्यान देना है कि गुणसूत्र की आकृति का जो अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है, एनाफेज। तो यहाँ लिखेंगे एनाफेज। लेकिन ध्यान देंगे अगर गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करना है कि गुणसूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सबसे अगर अच्छा स्टडी किया जाता है वो होती है मेटाफेज स्टडी। तो ये हो गया मेटाफेज स्टेप। अब देखो यहाँ पर मेटाफेज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र जो है वो कोशिका के केंद्र के अंदर मध्यावस्था में होंगे। ये कोशिका के अंदर मध्य प्रावस्था के। और एक बात और ध्यान देना, हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोशिका चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो अदृश्य हो जाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर देखो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिन का जाल। तो क्रोमेटिन का जाल आपको केवल और केवल अंतरावस्था में दिखाई देंगे। लेकिन इस अवस्था में गुणसूत्र क्या हो चुके हैं, अदृश्य। क्योंकि इन्हीं गुणसूत्रों के टूटने से ये क्या बना है, क्रोमेटिन का जाल। और यही जब संघनित होंगे तो वापस क्या बनेंगे, गुणसूत्र का निर्माण होगा। तो ध्यान देना इसके बाद में ये इस तरीके से चले जाते हैं। यहाँ पर देखो 2 है, एक ये रहा क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड, और यहाँ पर ये एक क्रोमेटिड अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए हैं। ये कोशिका विभाजन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है, मेटाफेज के अंदर किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित। हर जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या मानी गई है, निश्चित। यानी कि आप सोचेंगे कि भाई कि इस जाति के अंदर इसमें अलग गुणसूत्र है उसमें अलग है, नहीं। एक ही जाति के जितने भी सदस्य होंगे उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होगी। मान लीजिए एक जाति हमने ले ली कुत्ते की, एक जाति ले ली मानव की। तो मानव के अंदर अब जितने भी मानव है पूरे वर्ल्ड में उन सब के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, निश्चित। क्योंकि हमारी एक जाति हो गई मानव जाति। तो यानी कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, निश्चित है। दूसरी बात, गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जब कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो ये गुणसूत्र क्रोमेटिन के जाल के रूप में पड़े रहेंगे, तो वहाँ पे आपको गुणसूत्र दिखाई देने वाले नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देंगे कि गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब एक बात और ध्यान देनी है कि गुणसूत्र की जो संख्या है, कुछ लोग कहेंगे कि यार कोई बड़ा जीव है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या भरमार में होनी चाहिए, कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होगी। तो ध्यान देना गुणसूत्र की संख्या का किसी जीव के आकार या उसकी जटिलता से कोई संबंध नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ लोग इसको बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि गुणसूत्र की संख्या का जीव की जटिलता, यानी भाई ये जीव तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिलता। वह दूसरी बात एक तो हो गई जीव की जटिलता, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, एक तो हमने कहा जीव की जटिलता और उसके आकार पर निर्भर नहीं करती। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो गुणसूत्र की संख्या जीव की जटिलता और उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है, ये तो पहले से ही निर्धारित है, उसी के ऊपर ध्यान दें। अब एक बात हम भूल गए थे यहाँ पे, गुणसूत्र वाहक। तो रियली में गुणसूत्र किसके वाहक होते हैं, आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। और आपको ध्यान हो तो आनुवांशिकता के वाहक, और आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पैतृक लक्षण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आगे पहुंचाना। और उसके अंदर आनुवांशिकी जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे लोग 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक तो है वंशागति और एक है विभिन्नता। वंशागति का मतलब होता है कि एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाना, और विभिन्नता का मतलब है कि एक ही जाति के जीवों के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता। तो विभिन्नता और वंशागति दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आनुवांशिकी का निर्माण करते हैं। तो आनुवांशिकता के जो वाहक है वो रियली में कौन है,
हमारे गुणसूत्र। लेकिन ध्यान देना, आनुवांशिकता की इकाई आप गुणसूत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। गुणसूत्र भले ही आनुवांशिकता के वाहक हैं, लेकिन गुणसूत्र के अंदर भी जो जीन होते हैं वही क्या करते हैं, पैतृक लक्षणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो जीन होते हैं, जीन जो कि किस में उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र में, वो गुणसूत्र की संरचना में पढ़ेंगे। तो जीन जो है वो आनुवांशिकता की क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई। क्लियर है, आनुवांशिकता की इकाई या आनुवांशिकी की इकाई या वंशागति की इकाई भी बोलते हैं जीन को। क्लियर है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो गुणसूत्र की नॉर्मल स्टडी के बारे में कंप्लीट होता है। एक बात ध्यान देंगे कि अंतरावस्था के अंदर जो क्रोमेटिन का जाल है यही विभाजन प्रावस्था के अंदर प्रोफेज में, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो मैं यहाँ पे आपको मेटाफेज का स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया कि यहाँ पर हमें बिल्कुल अगर संरचना अध्ययन करनी है कि भाई गुणसूत्र अंदर से कैसे हैं, तो हम कौन सी स्टेप के अंदर, कोशिका विभाजन की स्टेप के अंदर स्टडी करेंगे, मेटाफेज के अंदर। अगर हमें आकृति का पता लगाना है तो हम कौन से स्टेप लेंगे, एनाफेज। और मैंने कहा है कि एनाफेज ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एक गुणसूत्र है वो अकेला गुणसूत्र, जबकि यहाँ पर जो थे ये द्विगुणित थे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो गुणसूत्र है एक के अंदर ही, यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर इस सेंट्रोमियर की पोजीशन सब में अलग अलग होती है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन जब यहाँ अलग अलग होगी तभी पता चलेगा कि उसकी आकृति रियली में कैसी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनाफेज में आकृति का अध्ययन और संरचना का अध्ययन मेटाफेज में। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। इसके अलावा गुणसूत्र जो संघटक है ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि आरएनए में 1 से 5% खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम सूक्ष्म मात्रा में, और डीएनए 40%, स्टोन प्रोटीन क्षारीय एंड नॉन स्टोन प्रोटीन जो होती है अम्लीय, ये दोनों मिलकर के कितनी होती है, 50%। क्लियर है। और एक बात और ध्यान देंगे कि स्टोन प्रोटीन है वो भी 5 प्रकार की होती है। क्लियर है, H1, H2A, H2B एंड H3, H4 एंड H5। और नॉन स्टोन प्रोटीन है वो भी 3 प्रकार की होती है। क्लियर है, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उनको डिस्कस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गुणसूत्र की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।